युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? बलि? कैसी बलि? अभिमन्यु युग से पूछता है, पहले तू मुझे ये बता, तुझे ये पता है क्या कि हर धार्मिक कार्य की शुरुआत नारियल चढ़ाने के साथ ही क्यों की जाती है? युग खामोश रहता है। अभिमन्यु समझ गया था कि युग की खामोशी के पीछे क्या जवाब था। अभिमन्यु कहता है, क्योंकि पुराने वक्त में हर शुभ कार्य की शुरुआत जानवरों की बलि देकर ही की जाती थी। निर्दोष और मासूम जानवरों की बलि ना दी जाए, इसलिए उनकी जगह पर नारियल का प्रयोग किया गया, क्योंकि नारियल इंसान के सिर की तरह दिखता है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, नारियल कई तरह से मनुष्य के सिर की तरह दिखता है। नारियल की जटा की तुलना मनुष्य के बालों से, उसके कठोर कवच की तुलना मनुष्य की खोपड़ी से, नारियल के पानी की तुलना मनुष्य के खून से और नारियल के गूदे की तुलना मनुष्य के मांस से की गई है। नारियल को इंसानों के चेहरे का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से नारियल तोड़कर हम भगवान को एक प्रकार से बलि चढ़ाते हैं। हर शस्त्र बलि मांगता है, चाहे वो दैवीय शस्त्र हो या दैत्य। एकास्त्र बनाने के लिए किसी की बलि ना देनी पड़े, इसलिए उसमें पहले ही नारियल की लकड़ी का उपयोग कर लिया जाता है। अभिमन्यु 9वीं लकड़ी पोटली में से निकालते हुए कहता है, इसे तो तू जानता ही होगा, आखिर इसी की खेती तो कर रहा था तू। ये अभिमन्यु इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही युग बोल पड़ता है, ये तो बांस की लकड़ी है। इसका उपयोग जरूर एकास्त्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता होगा, क्योंकि बांस के पेड़ को ना ही सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, ना ही पानी की। अभिमन्यु युग की बात में हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा तूने। अभिमन्यु पोटली में से 10वीं लकड़ी निकालते हुए कहता है, ये अनार के पेड़ की लकड़ी है। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा? अनार के पेड़ की लकड़ी? अब इसका क्या उपयोग है एकास्त्र में? अभिमन्यु जवाब देता है, 5 फलों में अनार की गिनती की जाती है। मान्यता है कि अनार के वृक्ष से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। 5 फलों में से किसी एक फल की लकड़ी का एकास्त्र में होना जरूरी होता है, इसलिए अनार का एकास्त्र में उपयोग किया जाता है। इतना कहकर वो सारी 10 लकड़ियां जो अभिमन्यु ने पोटली में से एक एक करके बाहर निकाली थी, अभिमन्यु उन्हें वापस से इकट्ठा करता है और वापस से पोटली के अंदर रखने लग जाता है। अभिमन्यु उन लकड़ियों को पोटली के अंदर रख ही रहा था कि तभी युग उसे टोकते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है तू? तूने कहा था कि एकास्त्र बनाने के लिए 11 दैवीय लकड़ियों की आवश्यकता होती है, ये तो 10 ही हुई। वो 11वीं लकड़ी तो तूने मुझे दिखाई ही नहीं। अभिमन्यु मायूसी के साथ जवाब देता है, क्योंकि वो 11वीं लकड़ी अभी तक मुझे मिली नहीं, इस वजह से। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, ऐसी कौन सी लकड़ी है जो तुझे अभी तक मिली नहीं? अभिमन्यु जवाब देता है, लाल चंदन की लकड़ी। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? लाल चंदन की लकड़ी? अभिमन्यु हामी भरता है, हाँ युग, लाल चंदन। ग्रंथों में लाल चंदन का अलग से महत्व बताया गया है। कहते हैं लाल चंदन देवी को चढ़ता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि लाल चंदन में से खुशबू नहीं आती है। अपने रंग के कारण इसे रक्त चंदन भी कहा जाता है। लाल चंदन ही एकास्त्र के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ये बाकी के 10 दैवीय लकड़ियों की शक्ति को एक जगह पर एकत्रित करता है। युग असमंजस में पड़ते हुए कहता है, फिर तू एकास्त्र कैसे बनाएगा? तुझे पता है ना लाल चंदन मिलना कितना मुश्किल है? अभिमन्यु जवाब देता है, हाँ युग, मुझे पता है, पर मैंने उसका इंतजाम भी कर लिया है, और कुछ ही दिनों बाद मेरे पास वो लाल चंदन की लकड़ी भी होगी, और फिर मैं बनाऊंगा एकास्त्र, उस यक्षिणी को कैद करने के लिए। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए घबराते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु, तू यक्षिणी को कुछ नहीं करेगा। अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है युग? तू जानता है ना इतनी मेहनत मैंने उस यक्षिणी को कैद करने के लिए की है। मैं उसका खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ, और तू कह रहा है कि मैं यक्षिणी को कुछ ना करूं। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तू जानता है ना यक्षिणी कौन है। यक्षिणी मेरी यामिनी है, और मैं नहीं चाहता उसे कुछ हो, भले ही वो कैसी भी हो, पर है तो मेरा प्यार ही ना। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, युग, पागलों जैसी बातें मत कर। भूल मत उसने कितनों की जान ली है, और उसमें से 2 तो तेरे ही घर के सदस्य हैं। पहले तो विराट भैया और दूसरे तेरे पापा। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। अभिमन्यु पायल की आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये कैसी आवाज थी? युग भी उस आवाज को सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। अभिमन्यु तुरंत पोटली में लकड़ियां रखता है
उसमें गांठ बांधता है और पोटली को वहीं पर रख देता है। अभिमन्यु और युग दोनों फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि गलियारे में कोई नहीं था। युग असमंजस में पड़ते हुए कहता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर ये पायल की आवाज कैसी थी? अभिमन्यु खामोश रहता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है, जैसे वो समझ गया हो कि वो पायल की आवाज किस चीज की थी। युग और अभिमन्यु बिना एक दूसरे से कुछ बोले अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। इस तरफ माया नगरी में वर्चस्विनी, तारा और चार्ली होटल के कमरे के अंदर थे। तारा अभी तक सो रही थी और वर्चस्विनी वो फाइल पढ़ रही थी जो उसे देविका के घर के अंदर से मिली थी, यानी रविंद्र की रिसर्च फाइल। वर्चस्विनी बड़े गौर से वो फाइल पढ़े जा रही थी। चार्ली भी उसी कमरे के अंदर था जो अपना सामान पैक कर रहा था। चार्ली अपना सामान अपने बैग के अंदर पैक करते हुए कहता है, मैडम जी, मैंने तो अपना सारा सामान पैक कर लिया है, सारी चीज रख ली। आपको भी अपनी और तारा बिटिया के सामान की पैकिंग कर लेनी चाहिए। 7 तो बज ही गए हैं और 8 बजे की ट्रेन है हमारी। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप बड़ी ध्यान के साथ फाइल पढ़ती रहती है। चार्ली बड़ी हिम्मत करके हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम जी, आपका यहाँ से जाने का इरादा तो है ना? आपको देखकर लग नहीं रहा कि आपका यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन है। वर्चस्विनी कुछ जवाब नहीं देती है, सिर्फ फाइल पढ़ती रहती है। जब वर्चस्विनी चार्ली की किसी भी बात का जवाब नहीं देती है तो चार्ली खुद खामोश हो जाता है और चुपचाप अपने सामान की पैकिंग करने लग जाता है। चार्ली अपने सामान की पैकिंग कर ही रहा था कि तभी उससे वर्चस्विनी कहती है, चार्ली, मेरे बैग के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास रखा होगा, जरा वो निकाल कर देना मुझे। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास? पर क्यों मैडम जी? वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली, मैंने जितना कहा है उतना करो ना तुम। चार्ली तुरंत वर्चस्विनी के बैग में से मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर वर्चस्विनी के हाथ में थमा देता है। वर्चस्विनी ने अपने हाथ में वो स्केच पकड़ा हुआ था जिसमें माया नगरी की 7वीं पहाड़ी का स्केच बना हुआ था, जो कि रविंद्र ने बनाया था। वर्चस्विनी मैग्नीफाइंग ग्लास से उस स्केच को बारीकियों के साथ देखने लग जाती है। चार्ली अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मैडम जी, इतने ध्यान से क्या देख रही हैं आप इसमें? वर्चस्विनी फिर कुछ जवाब नहीं देती है। कुछ ही देर बाद वर्चस्विनी स्केच के अंदर देखते हुए कहती है, चार्ली, इस स्केच में कुछ लिखा है। चार्ली हैरानी के साथ कहता है, स्केच में भला कोई क्या लिख सकता है मैडम जी, और क्यों? लिखना ही था तो कहीं और लिख देता। वर्चस्विनी स्केच में देखते हुए कहती है, ये जो पहाड़ी का स्केच है, अगर इसकी चोटी को गौर से देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ बड़े ही बारीक अक्षरों में लिखा है। चार्ली तुरंत पूछता है, क्या लिखा है मैडम जी? वर्चस्विनी धीरे धीरे पढ़ते हुए कहती है, आंखों की माया की बस्ती। इतना बोलकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है। चार्ली मुंह बनाते हुए धीरे से कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं मैडम जी? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वर्चस्विनी आगे कहती है, क्या लिखा ये अक्षर कुछ समझ नहीं आ रहे। वर्चस्विनी एक गहरी सांस भरती है और एक ही बार में पूरी लाइन पढ़ते हुए कहती है, हाँ, अब दिखे, आंखों की माया की बस्ती दोनों मिल जाए, उजाड़ दे लोगों की हस्ती। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है, कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। वर्चस्विनी और चार्ली दोनों ही एकदम चुप हो गए थे। चार्ली उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, ये तो किसी कोडवर्ड की तरह लग रहा है मैडम जी। वर्चस्विनी चार्ली की बातों पर गौर फरमाते हुए कहती है, हाँ चार्ली, मुझे भी ये किसी कोडवर्ड की तरह ही लग रहा है, पर ये कोडवर्ड है किस चीज का? चार्ली और वर्चस्विनी के बीच फिर से खामोशी छा जाती है। उसी खामोशी के दरमियान दरवाजे के नीचे से बाहर की साइड से 3 जोड़ी खून से सने हुए पैरों के निशान धीरे धीरे उनकी तरफ चल कर आ रहे थे। ये वही निशान थे जिन्हें कल रात मायाधारी ने अपने काले जादू से उत्पन्न किया था। वो तीनों जोड़ी पैरों के निशान एक एक करके वर्चस्विनी, चार्ली और तारा के पैरों के अंदर जाकर समाहित हो जाते हैं। जैसे ही चार्ली के पैरों में वो पैरों के निशान समाहित होते हैं, चार्ली चीखता है, आउच! चार्ली नीचे देखता है, पर उसे अपने पैरों के पास कुछ दिखाई नहीं देता है। वर्चस्विनी बौखलाहट के साथ चार्ली से पूछती है, क्या हुआ चार्ली? चार्ली अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं मैडम जी, बस ऐसा लगा जैसे पैरों पर कुछ चीज चढ़ी हो। वर्चस्विनी भी अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहती है,
मुझे भी ऐसा ही लगा था चार्ली। चार्ली घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, ये सब छोड़िए मैडम जी, हमें जाने की तैयारी करनी चाहिए वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। वैसे भी कल शाम हम गए थे ना उस पहाड़ी के पास, आपने खुद देखा था, न वहां पर कोई गुफा थी न ही वहां पर मायाधारी थी। हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। ऊपर से तारा बिटिया की तबीयत भी खराब हो गई। वर्चस्विनी चार्ली की बात से सहमत हो जाती है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो चार्ली, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहते ही वर्चस्विनी वहां से जाने के लिए अपने सामान की पैकिंग करने लग जाती है। वर्चस्विनी सामान की पैकिंग करने में लगी ही हुई थी कि तभी तारा नींद में से चीखते हुए उठती है, मायाधारी। जैसे ही तारा उठती है वर्चस्विनी तुरंत तारा के पास पहुंच जाती है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? तारा की इतनी डरावनी चीख सुनकर चार्ली भी घबरा गया था। तारा घबराते हुए अपनी बात रिपीट करती है, मायाधारी, मायाधारी, मायाधारी। तारा इतना घबरा गई थी कि अपनी बात तक अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गई थी। वर्चस्विनी तुरंत तारा के माथे पर का पसीना पोंछती है, उसे पानी पिलाती है और उसका सिर सहलाते हुए कहती है, डरो मत तारा बेटा, मम्मा है ना आपके पास, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तारा अब थोड़ी शांत हो गई थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गई थी। वर्चस्विनी बड़े प्यार से तारा से पूछती है, क्या हुआ तारा बेटा, आप चीखी क्यों? तारा धीरे धीरे कहती है, वो सुदेश अंकल, मायाधारी सुदेश अंकल। जैसे ही तारा सुदेश का नाम लेती है वर्चस्विनी और चार्ली दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, ये तारा बिटिया सुदेश को कैसे जानती है? जितना मुझे पता है इन्होंने तो सुदेश को कभी नहीं देखा। चार्ली इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही वर्चस्विनी समझ गई थी कि क्या हुआ था। वो जान गई थी कि इस बार भी तारा ने कोई सपना देखा था जो कि सुदेश और मायाधारी से रिलेटेड था। वर्चस्विनी तारा की तरफ एकटक नजर से देखते हुए कहती है, आपने फिर सपना देखा ना तारा बेटी? तारा कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, आपने क्या देखा तारा बेटी सपने में? चार्ली के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वर्चस्विनी तारा से किस बारे में बात कर रही थी। तारा हकलाते हुए धीरे धीरे कहती है, मम्मा, मम्मा, वो सुदेश अंकल वहीं पर गए थे। वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, वहीं पर? कहाँ तारा बेटी? तारा धीरे से कहती है, मायाधारी के पास, उसकी गुफा में। जैसे ही तारा ये बात बोलती है वर्चस्विनी और चार्ली दोनों दंग रह जाते हैं। तारा ने वही सपना देखा था जब सुदेश पहली बार माया नगरी गया था, मायाधारी से मिलने के लिए, जब दिलीप ने उसे वहां पर भेजा था। तारा को सपने में वो बूढ़ा आदमी भी दिखता है जिसने सुदेश को मायाधारी की गुफा के पास जाने का रास्ता दिखाया था। साथ में वो कोड वर्ड भी बताया था जिससे मायाधारी की गुफा का द्वार खुला था। तारा सब कुछ वर्चस्विनी और चार्ली को बता देती है, जो भी उस दिन सुदेश और मायाधारी के बीच हुआ था। चार्ली को तो अभी भी तारा की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, पर वर्चस्विनी सब समझ गई थी। जैसे ही तारा वर्चस्विनी को बताती है कि सुदेश ने मायाधारी को आंख लाकर दी थी, वर्चस्विनी को तारा की बातों पर पूरी तरह यकीन हो जाता है। वो ये बात भी समझ जाती है कि मेहंदी पथार जनरल हॉस्पिटल में आंखें कैसे चोरी हो रही थी और क्यों सुदेश और दिलीप वहां पर बार बार आते जाते थे। सारी बात सुनने के बाद वर्चस्विनी खुद से कहती है, इसका मतलब मायाधारी की गुफा वहीं पर है, उस 7वीं पहाड़ी पर ही जहां पर कल शाम हम गए थे। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए एक ही बात बार बार दोहराते हुए कहती है, हमें जाना होगा, हमें जाना होगा चार्ली। चार्ली वर्चस्विनी को घूरते हुए कहता है, कहां पर जाना होगा मैडम जी, आप कहां पर जाने की बात कर रही हैं? वर्चस्विनी 7वीं पहाड़ी के स्केच की तरफ देखते हुए कहती है, मायाधारी की गुफा के पास।